हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायो वर्ल्ड। माई सेल्फ अर्पिता दे। और आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे फिज़िक्स का। ईयर 2025 बीएससी नर्सिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, इसी साल का है ना, मतलब पिछले साल का 2025 का। तो 25 क्वेश्चंस हो चुका है और आज 26 से करना है। ठीक है, उसके पहले बायो वर्ल्ड ऐप पे सभी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट स्टेट ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के सही समूह में को इंगित करें। ठीक है, करेक्ट सेट को चूज़ करना है। तो एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी बिस्मिथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, ऐसे करके सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बिस्मिथ, कॉपर और लेड और सिलिकॉन जो होता है वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। देखिए बुक में जैसे आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, हिंदी में क्या होता है आप देख लीजिए। जैसे डायामैग्नेटिक को प्रतिचुंबकीय कहते हैं, और भी तो होगा ना। ठीक है, दो और है, उनके बारे में भी सारे जो गुण है उसके, ठीक है, वो सारे पता होने चाहिए क्या क्या है। और उसके एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स पूछा है वैसे उसका भी पता होना चाहिए। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड इन मेकिंग द कोर ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए? चलती कुंडली गैल्वेनोमीटर का कोर बनाने में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो वो क्या है? लोहा, यानी कि आयरन को यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यानी कि चलती कुंडली गैल्वेनोमीटर का कोर बनाने के लिए, है ना, उसके लिए। अब लेंस लॉ जो होता है ना, लेंस का जो नियम होता है वो किसके संरक्षण नियम का परिणाम है ना? किसको कंजर्व करते हैं हम लोग लेंस लॉ में? तो हम लोग कंजर्व करते हैं एनर्जी को, यानी कि ऊर्जा को कंजर्व करते हैं। ठीक है, अब एक सोलेनॉइड है जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड है, सो दैट अ स्टेडी करंट फ्लोज, है ना। एक सोलेनॉइड दिया हुआ सपोज, है ना, वो किसी एक मिनट, वो किसी बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्या हुआ, उसमें कोई करंट फ्लो किया जा रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है। अब जब करंट फ्लो हो रहा है उसमें अगर हम लोग एक आयरन रॉड इंसर्ट कर दें, है ना, सपोज यहाँ पे एक आयरन रॉड है। ठीक है, एक आयरन रॉड है, उसको हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया। एक आयरन रॉड है जिसको हम लोगों ने क्या किया? इंसर्ट कर दिया। तो क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना? तब पूछ रहा है कि उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना। क्यों डिक्रीज़ हो जाएगा? क्योंकि देखिए जैसे ही हम लोग आयरन रॉड को इंसर्ट करते हैं ना, जैसे वापस एक हिंदी वाले में पढ़ लेते हैं। एक सोलेनॉइड को एक बैटरी से इस प्रकार जोड़ा गया, देखिए यहाँ पे जोड़ा गया है कि उसमें से एक स्थिर धारा प्रवाहित हो रही है, यानी करंट, एक स्टेडी करंट, है ना, जिसकी वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं हो रही है, मतलब कि चेंज नहीं हो रही है, वैसे करंट उसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, यदि अगर हम लोग उसमें लोहा का कोर डालें तो धारा पे क्या प्रभाव होगा, यानी कि करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो हम लोग जब आयरन कोर को इंसर्ट करते हैं, यानी कि डालते हैं आयरन कोर को, तो फ्लक्स क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है ना। फ्लक्स क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। और हम लोग को पता है कि फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो हमेशा अपोज करता है करंट को। जैसे कि फ्लक्स बढ़ रहा था तो करंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? करंट डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर फ्लक्स कम होता तो करंट क्या हो जाता? बढ़ जाता, है ना। यही अपोजिट होता है ना, इसीलिए क्या होता है? घटता है ना, घटना, घटेगा। ठीक है, अब इन इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी
and secondary coil is increased to 2 times each the mutual inductance। क्या बोल रहा है, यदि प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या को दुगनी कर दी जाए तो पारस्परिक प्रेरकत्व पर क्या मतलब क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, है ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला क्या था। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐसे होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक सेकेंड, म्यूचुअल इंडक्टेंस N1 N2, है ना। तो दोनों को हम लोगों ने क्या किया, 2 गुना कर दिया, यानी 2 × 2। तो क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। कहाँ गया, 4 गुना हो जाता है ना, बिकम्स 4 टाइम्स। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि ये पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ऐसे पता होगा ना तो फिर हम लोग बहुत सारी चीज़ें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, रोटेशनल मोशन और जो नॉर्मल ये होता है ट्रांजिशनल मोशन, अगर उसका पता हो डिफरेंस तो फिर बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को बिना कन्फ्यूजन के सॉल्व कर सकते हैं और याद रखने में भी दिक्कत नहीं होता है। तो इसमें बोल रहा है मास अगर लीनियर मोशन में है तो रोटेशनल मोशन में मास किसको बुलाते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कहते हैं, यानी कि जड़ता प्रवृत्ति, है ना, प्रवृत्ति को क्या क्या कहते हैं, मास, वही चीज़ मास होता है। ठीक है, डैश रेखिक गति में द्रव्यमान का घूर्णन अनुरूप है ना। रेखिक गति में द्रव्यमान का घूर्णन अनुरूप है, वही यानी कि मास का रोटेशनल एनालॉग है। अगर मास कह रहे हैं हम लोग लीनियर मोशन में, तो रोटेशनल मोशन के चैप्टर में मास को क्या बुलाते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बस यही मतलब है, और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। वैसे ही लीनियर मोशन में अगर फोर्स है तो उसको रोटेशनल मोशन में क्या बुलाते हैं, टॉर्क बुलाते हैं। ऐसे करके ही अलग अलग चीज़ें हैं जो पढ़ते पढ़ते पता चल जाती है। ठीक है, वैसे ही एक्सेलरेशन को ऐसे बोलते हैं लीनियर मोशन में, वही रोटेशनल मोशन में कैसे होता है, ऐसे होता है ना। अब देखिए वही क्वेश्चन है, फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स इफ फोर्स इतना है अबाउट द ओरिजिन, फोर्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज इतना। ठीक है, मूल के चारों ओर एक बल के बलाघूर्ण गति ज्ञात करिए। बल एक कण पर लगता है जिसकी स्थिति सदिश ये है। ठीक है, चलिए तो क्या कहा गया, इसको देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग को क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, यानी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है। बस कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करना और आंसर निकाल देना है। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी हो जाए इसीलिए मैंने क्या किया, पहले से कर दिया। देखिए वही कहा था कि टॉर्क, एक सेकेंड, देखिए टॉर्क दिया हुआ, टॉर्क पूछ रहा है ना, टॉर्क पूछ रहा है और आर दिया हुआ था और एफ दिया था, क्वेश्चन से देख लेंगे। ठीक है, आर का वैल्यू और एफ का वैल्यू बस पुट कर दिया और फिर हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया। ये तो आता होगा, नहीं आता तो सीख लो अभी, क्योंकि 11th में बेसिक्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है। क्या करना है, पहले जैसे आई का निकाल रहे हैं, ठीक है, सपोज़ आई का निकाल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, आई को ना झाप देंगे। ठीक है, जैसे इसको हम लोगों ने बंद कर दिया, सपोज करिए कि हम लोगों ने इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर क्या बचा, देखिए ऐसे करते हैं, पहले ऊपर वाला ऐसे करके, पहले 5 कहाँ गया, एक सेकेंड, देखिए मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ और था, है ना। देखिए इसमें क्या था, ये प्लस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ ये प्लस नहीं है, यहाँ पे क्या होगा,
माइनस होगा, ठीक है। ये माइनस जे है, ठीक है, बस यही डिफरेंस है, यानी कि ये यहाँ पे होगा, इसको हम लोग वापस लिख लेते हैं, ठीक है, इस पर कोई ध्यान नहीं देगा, वापस लिख लेते हैं। देखिए, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम बता रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग को इसको सॉल्व करना है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये कलर नहीं लेना, अब ये कलर लेना, इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आई आएगा, तो आई को हम लोग इसको कवर कर देंगे, ठीक है। आई को कवर कर दिया, पहले इसको इससे इंटू करेंगे, फिर इसको इससे इंटू करेंगे। तो देखिए हम लोग करते हैं अब इसको, ठीक है, करते हैं। तो इसमें क्या करना है, समझ गए कैसे करना है, एक मिनट। तो इसमें पहले क्या लिखेंगे, -5 इंटू -1, ठीक है, -5 ऐसे करके, -5 इंटू -1, तो क्या होगा ये आई का हो रहा है, यहाँ पे आई लिख दीजिए, 5, ठीक है, और हमेशा इधर माइनस लगेगा, ठीक है, इधर माइनस, और 3, यहाँ पे 3 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, +3 डायरेक्ट, 3 हो गया। माइनस जे हमेशा रहता है, ठीक है, ये माइनस जे ही रहता है, ठीक है। अब हो गया, अब वैसे ही जैसे आई के साथ हुआ वैसे हम लोग जे के साथ करेंगे। तो जब ये जे के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 -7, है ना, -5 -7 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या है, और जब के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, के प्लस के -5 +7, है ना, ये हो जाएगा। देख लीजिए, मिला लीजिए, आप लोग अपने कॉपी में करना है, मेरा सिर्फ नहीं देखना है, खुद से भी करना है, ठीक है। तो आंसर क्या निकल के आएगा हम लोग का, 2i कैप प्लस 12j कैप, है ना, और प्लस देखिए यहाँ पे लिखने में वापस गलती हो गया था, 3 प्लस 7, 3 माइनस, मैंने कहा था हमेशा माइनस होता है, और फिर यहाँ पे -7, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो आंसर क्या आएगा, 2i कैप प्लस 12j कैप प्लस 10k कैप, है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद हम लोग आंसर ये कर लेंगे, इस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये वाला गलत है, ये वाला सही है जो नीचे मैंने अभी करके बताया, ठीक है, ऐसे करके सॉल्व करना है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, तो आंसर क्या निकला हम लोग का, ये निकलेगा। अब ये तो मैंने कर दिया लॉन्ग फॉर्मेट में कैसे करना। अब एग्ज़ाम में तो उतना टाइम नहीं मिलता है कि हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान दिया हो कि यहाँ पे जो पहला है ना आई कैप, यही सब में डिफरेंट है, तो अगर हम लोग एक का भी आंसर निकाल लेते हैं तो आंसर निकल जाएगा। तो सिंपल सा है, हम लोग सिर्फ आई का आंसर निकाल लेंगे, आई का आंसर निकाल लेंगे तो 2i कैप आएगा, उसी से पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऐसे करके एग्जाम में सॉल्व करना है, मैंने भी ऐसे किया था उस टाइम, ठीक है, इसीलिए बता रही। हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर बेस्ड ऑन जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वो किस पे बेस्ड होता है, वो होता है पास्कल्स लॉ पे, पास्कल का नियम पे बेस्ड होता है, ठीक है। फिर अ पैन फिल्ड विद हॉट फूड कूल्स फ्रॉम 94 डिग्री सेल्सियस टू 86 डिग्री सेल्सियस इन 2 मिनट्स। क्या कह रहा है, एक पैन है जो कि गर्म खाने जिसमें गर्म खाना है, तो वो 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस आता है कितने टाइम में, 2 मिनट में आता है। वैसे ही जब क्या होता है, रूम का रूम टेम्परेचर कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर वो 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस आना चाहे तो आ रहा है, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए, इसमें क्या करना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाना है, ठीक है।
और फिर आंसर क्या आएगा इसका 42 सेकेंड्स। तो ये करके बताना मेरे को, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट पूछा है, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट पूछा है, यानी कि ऊष्मीय चालकता की एसआई इकाई क्या है। तो इसको पता है, ये जो है इसको लर्न करना पड़ता है कुछ कुछ, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे करने में। तो ये हो जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट, पर हर एक चीज़ नहीं, जैसे कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हर एक चीज़ का तो अब एसआई यूनिट हम लोग रट नहीं सकते। तो देखिए इसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ। 36 नंबर हम लोग क्या पूछा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट ए होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो तो इस ये निकालना है हम लोग को। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकलेगा, एसआई यूनिट क्या होता है। तो अगर ये भी नहीं आता तो ये भी करके बता दें। एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई होता है, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई होता है। एफ फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। कूलॉम का क्या होता है, चार्ज। और इसका क्या होता है, यही तो निकालना है हम लोग को, है ना। तो ये क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, है ना, न्यूटन पर कूलम हो गया। तो एन सी माइनस इंटू एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर हो गया, है ना। तो यानी कि एन सी माइनस मीटर स्क्वायर। अब बस मैच कर लेना है, एन देखिए एन सी माइनस मीटर स्क्वायर हो गया, आगे आंसर। ऐसे करके करना है, हर एक चीज़ रटना नहीं होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट इसके बराबर होता है 1 जूल पर कूलम। अगर ना आए, देखिए इसका भी फॉर्मूला है, इसके फॉर्मूले से निकाल लो। वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू वी होता है, होता है कि नहीं होता है। तो वर्क का जो फॉर्म, एक मिनट इधर लिखती हूँ, वर्क डन का क्या, वर्क जो क्यू वी है ना, हम लोग को इसका निकालना है। तो इसको छोड़ देंगे, बाकी सबका लिख देंगे। वर्क डन का क्या होता है, जाउल, जाउल होता है। और चार्ज का क्या होता है, कुलम्ब होता है। तो निकल गया जूल पर कुलम, आंसर आ गया। ऐसे करके निकालना है, ठीक है। इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, स्थिर विभव के क्षेत्र में, यानी कि अगर कांस्टेंट पोटेंशियल चाहिए तो क्या होना चाहिए, तो वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए इनसाइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है, दोनों ही होना चाहिए। देखिए इसका जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला है ना, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी वेरिएशन है, जितनी भी ग्राफ्स है, जितने भी केसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका आंसर, उसका जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। और करंट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहे हो, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, फिर ये वाला हो गया, है ना, फिर काइनेमेटिक्स, ये सब। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। स्पेशली करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है वो तो कुछ ज़्यादा ही है ना। ये फिर से क्वेश्चन आ गया, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो बोल रहा है कि दो कंडेंसर है जिसकी कैपेसिटी सी है और दूसरे की कैपेसिटी कितनी है, C/2 है। अगर वो दोनों बैटरी से कनेक्टेड है, V वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, तो वर्क डन कितनी होगी, वर्क डन इन चार्जिंग फुल्ली बोथ द कंडेंसर्स कितनी होगी। तो सबसे पहले ये दोनों सीरीज़ में है ना, कनेक्टेड है, सीरीज़ में दिख रहा है। तो सॉरी, सीरीज़ में नहीं है, ये पैरेलल में है, ठीक है। अब जब पैरेलल में है तो पैरेलल का क्या फार्मूला होता है, C+C2 होता है। तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3, यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पे करते। मैंने क्या कहा कि ये कितना नंबर क्वेश्चन है, पहले मिनट 39, ठीक है। मैंने क्या कहा कि पहले ये दोनों जो कंडेंसर है वो है
सीरीज़ में कनेक्टेड है, सॉरी पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में क्या होता है फॉर्मूला, C1 + C2 नॉर्मली ऐड करना होता है। तो एक C था, दूसरा क्या था, C/2 था, तो क्या हो जाएगा 3C/2। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, हाफ C इक्विवेलेंट V का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, हाफ C इक्विवेलेंट कितना निकला भी, 3C/2 निकला, और V स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा 3/4CV स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, करके बताया, ऑप्शन नंबर बी। अब एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 15 ओम, है ना, 15 ओम दिया हुआ है, और उसको खींचा गया है, कितना खींचा गया है, 1/10 खींचा गया है, इतना खींचा गया है ओरिजिनल लेंथ से। अगर हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इसका एक शॉर्टकट होता है। ठीक है, शॉर्टकट ये है कि रेजिस्टेंस को जितना टाइम खींचा गया है उससे स्क्वायर कर देंगे, मतलब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये कहना है मेरा। ठीक है, तो जैसे इसको कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 में तो क्या बोला गया था कि वो 1/10 खींचा गया था, है ना, 1/10 खींचा गया था। तो ये था L जो नॉर्मल था, और ये इतना टाइम्स खींचा गया है उसके, तो L2 क्या हो जाएगा, L + 1/10L, यानी कि 11L/10, है ना, 11L/10 हो जाएगा। तो क्या हो गया, तो इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा उसको हम लोग 1110 का L का स्क्वायर इंटू R करेंगे, ये हो जाएगा इसका जो R2 हो जाएगा R1 के, यानी कि 121 बटे 100 इंटू 15। तो इसका आंसर आप लोग का अप्रॉक्स आएगा अप्रॉक्स क्या, वही आंसर ही है 200, यानी कि 18.15 ओम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पे बोला गया द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ ड्यूटेरियम एंड हीलियम न्यूक्लियाई आर 1.1 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली व्हेन टू ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस द एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन। तो कह रहा है दो ड्यूटेरियम न्यूक्लियर फ्यूज होके क्या बना रहा है, हीलियम न्यूक्लियस बना रहा है, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी उसके फ्यूजन में, यही पूछ रहा है। ठीक है, ड्यूटेरियम और हीलियम नाभिक यानी कि न्यूक्लियन के नाभिक के न्यूक्लियन के लिए बंधन ऊर्जा क्रमशः इतनी इतनी है। ठीक है, तो जब दो ड्यूटेरियम न्यूक्लियन एक हीलियम न्यूक्लियन बनाने के लिए संलयन करते हैं, तो संलयन में जारी ऊर्जा क्या है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए, इसको क्या करना है कि 7.11 मेगा 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको लग रहा है, हीलियम को लग रहा है, और 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन किसको लग रहा है, ड्यूटेरियम को लग रहा है। ठीक है, इतना हुआ, तो टोटल कितना पर न्यूक्लियन कितना है, 7 - 1.1 है पर न्यूक्लियन, है ना, पर न्यूक्लियन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5.9 मेगा पर इलेक्ट्रॉन, इतना हुआ। अब क्या होगा, टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, टोटल न्यूक्लियॉन कितना है, 4 है। ठीक है, दो ड्यूटेरियम को भी अगर हम लोग निकालेंगे न्यूक्लियस कितना है उसका, तो भी 4 आएगा, और हीलियम का भी न्यूक्लियन निकालेंगे तो भी 4 आएगा, है ना। तो 5.9 इंटू 4 करेंगे तो आंसर कितना होगा, 5
0.9 इंटू 4 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है। अब दो पोटेंशियल बैरियर डेवलप्ड इन अ जंक्शन डायोड अपोजेस द फ्लो ऑफ। अगर पोटेंशियल बैरियर डेवलप होता है एक जंक्शन डायोड के जंक्शन में, तो वो किसके फ्लो को अपोज करता है, जंक्शन डायोड में विकसित संभावित अवरोध किसके प्रवाह को विरोध करती है। तो ये क्या करती है, मेजॉरिटी कैरियर्स को के प्रवाह को क्या करती है, विरोध करती है ना। मेजॉरिटी कैरियर्स के कैरियर्स को विरोध करती है ना, अपोज करती है। अब एक सेमीकंडक्टर, इसका सिंपल सा फॉर्मूला देखिए, एक पहले बता रही हूँ। एक सेमीकंडक्टर हैज़ इक्वल इलेक्ट्रॉन्स और होल कंसंट्रेशन। ठीक है, होल कंसंट्रेशन और जो इलेक्ट्रॉन है दोनों सेम है। जब हम लोगों ने उसमें डोपिंग की, इम्प्योरिटी की, तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन इतने टाइम्स बढ़ गई। तो न्यू होल कंसंट्रेशन क्या है, एक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल की सांद्रता इतनी है के बराबर है, दोनों की ही बराबर है। कुछ अशुद्धियों के साथ डोपिंग करने के बाद उसकी सांद्रता इतनी हो तक बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन की है, तो नई होल की क्या है, सांद्रता। ठीक है, तो देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर कितना है, 43 है। ठीक है, इसको देख कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 43 को, इसका एक फार्मूला होता है जो Ni और NH, ये इलेक्ट्रॉन वाला और ये होल वाला। ठीक है, ऐसे वैसे ही दोनों ही Ni। ठीक है, एक बार इनिशियल साइड का इलेक्ट्रॉन और होल, वैसे ही फाइनल साइड का इलेक्ट्रॉन और होल का करना है। तो देखिए इनिशियल साइड में दोनों का ही इक्वल था, क्या था, दोनों का ही क्या था, दोनों का 6 इंटू 10⁻, है ना, 6 इंटू 10⁸ मीटर पर क्यूब है। ठीक है, 6 इंटू 10⁸ इंटू 6 इंटू 10⁸ मीटर पर क्यूब है। और वैसे ही 9 इंटू 10⁻12 है, ये इलेक्ट्रॉन का है, हम लोग को होल का निकालने के लिए बोला है। तो कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल सॉल्व करना है। 6 6 जा 36 होता है, 10⁻, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 9 इंटू 10⁻12, 12 था, तो कितना हो जाएगा, 4 होगा। 4 लिखिए, 4 इंटू 10⁻16 और यहाँ पे 10⁻12 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻4, ये होगा NH का। FHNF आ गया आंसर ये। पर मीटर क्यूब है ना। अब 5.744 substances occupy 1.2 centimeter cube, express its density by keeping the significant figures in view। तो देखिए ये भी ग्राम में है और ये भी सेंटीमीटर में है, तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है यूनिट्स में। अगर करने को बोलता तो करते, ठीक है, इसमें नहीं करना। अब इसमें घनत्व पूछा है, ठीक है, यानी डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और हम लोग को पता है कि एक फॉर्म ऐसे ही मैंने याद रखा था, MSG करके, जब भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात आती है तो उसमें हम लोग सिग्निफिकेंट नंबर चेक करते हैं। अब चाहे तो हम लोग इसको सॉल्व करें, लेकिन ये बिना सॉल्व करके भी आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, मतलब करना पड़ेगा, पर पॉइंट वाइज कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगा के, नहीं भी सॉल्व करेंगे तो मास का कितना दिया हुआ है, 5.74 दिया हुआ है, 5.74, और वॉल्यूम का 1.2 दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले तो इसको 10, तो हमेशा याद रखिए कि जो सबसे छोटा वाला नंबर होता है ना, उसका सिग्निफिकेंट नंबर देखते हैं। तो इसका कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, 2 है। तो जो आंसर होगा उसमें 2 ही सिग्निफिकेंट नंबर हो, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से एक होगा। तो अब देखिए फाइनल आंसर क्या होगा। जब हम लोग इसमें
डेसिमल हटा देंगे, इसमें 10 और इसमें किधर आ जाएगा 100 होगा, ऐसे इंटू करके। तो अगर ध्यान से देखें तो एक डेसिमल फिर भी बच जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4.8। ऐसे करके स्मार्ट आंसर निकालते हैं बिना सॉल्व किए हुए, ठीक है। द चेंज इन द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग, एक मिनट, बाय द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द चेंज, वेग के परिवर्तन में को उस समय अंतराल के भाग देने पर जिसमें वह परिवर्तन हुआ है कहते हैं डैश कहते हैं। देखिए इसमें देखिए सिंपल सा है, वेलोसिटी बाय टाइम है तो एक्सेलरेशन होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें दो टाइप का एक्सेलरेशन पूछा है, एक तो है औसत और एक है तत्कालिक, है ना, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो कौन सा होगा? तो जब भी यहाँ पे अंतराल की बात हो, यानी कि इंटरवल दिया हुआ हो, टाइम इंटरवल यानी कि ज़्यादा टाइम की बात की हो, तब एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन इसी मोमेंट का पूछे, अगर पूछे 1 सेकेंड का, 2 सेकेंड, मतलब एकदम इंस्टेंट पूछे, तो क्या होगा आंसर? इंस्टेंटेनियस। पर इसके अकॉर्डिंग आंसर ये हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर द सम ऑफ करेंट वैल्यूज़ ओवर वन कंप्लीट साइकिल। तो जो करंट होता है एक कंप्लीट साइकिल का के लिए वो क्या होता है? ज़ीरो होता है, शून्य, है ना, शून्य होता है। कंप्लीट साइकिल के लिए ज़ीरो होता है। अब देखिए एक बल्ब दिया हुआ है जिसका पावर इतना है, ठीक है, एसी सप्लाई का, और उसका वोल्ट इतना है, वोल्टेज इतना है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कल ही मैंने बताया था। वर्क डन इज इक्वल्स टू पावर इज इक्वल्स टू पी वी स्क्वायर बाय आर। तो पावर क्या दिया हुआ है? 100 वॉट दिया हुआ है, ठीक है, और वोल्टेज क्या दिया हुआ था? 220 वोल्ट दिया हुआ था, और आर निकालना था, है ना। तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू 48400 आर हुआ। यहाँ से ये 2 जीरो कट गया, तो आर का वैल्यू क्या होगा? 484 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव travels in a vacuum along z direction if the frequency of 40 megahertz then its wavelength। तो एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग एक्स डायरेक्शन, एक्स दिशा के साथ निर्वात में यात्रा करती है। यदि तरंग की आवृत्ति 40 मेगाहर्ट्ज है तो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या है ना, वेवलेंथ क्या है? तो सिंपल सा है, ये क्या दिया हुआ है? उसका फ्रीक्वेंसी है। तो हम लोग को पता है कि, एक मिनट, अब क्या, कितना नंबर क्वेश्चन था वो? 48। सी इज इक्वल्स टू म्यू वी, है ना। तो सी का फॉर्म क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, ये होता है। म्यू कितना दिया हुआ है? 40 इंटू 10⁶ मेगा हर्ट्स का ये होता है। और हम लोग को निकालना क्या है? एक सेकेंड, ये है, ठीक है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ ये। तो वेवलेंथ निकालना है, यही पूछा है। तो सिंपल सा है भाई, इसको सॉल्व करो, है ना। 3 इंटू 10⁸ बाई 40 इंटू 10⁶ अगर करेंगे सॉल्व तो आंसर क्या निकल के आएगा? 7.5 मीटर। ये इतना सॉल्व करके बताना भाई, ये मत बोलना कि नहीं आ रहा था। 7.5 मीटर, है ना। अब द क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग। तो जो क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किसके प्रयोग से किया जा सकता है, ये पूछा गया है। तो ये किया जा सकता है एक्सरेज के थ्रू, है ना। अब एक कन्वर्जिंग लेंस है, a converging lens is used to form an image on a screen when the upper half of the lens is covered by an opaque screen। तो बोल रहा है एक कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, एक लेंस है कन्वर्जिंग लेंस। तो एक कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, और उसको अगर हम लोग
आधा भाग उसका कवर कर देते हैं तो उसके इमेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जो इंटेंसिटी है ना, यानी कि छवि की तीव्रता कम हो जाएगी, है ना, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा पूरा फिज़िक्स भी कंप्लीट हो जाता है ना। फिज़िक्स 2025 डन। ठीक है, कंप्लीट हो गया। और बायो वर्ल्ड ऐप पे सभी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।